गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान के लेक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के कुछ गुण। आवेशों के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जाम में इनसे सवाल अवश्य बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आवेशों के वो कौन कौन से गुण होते हैं जिनको हमें जानना है। तो आवेशों के पहले गुण तो ये है कि आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल यानी ये गुण हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब कभी सजातीय आवेश एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जब विजातीय आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक ही कारण है कि इनमें एक बल काम करता है और उस बल का नाम है घर्षण बल। तो ये भी एक आवेशों का गुण हुआ जो कि क्या कर रहा है, आकर्षण और विकर्षण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आवेशों के गुण में इस टॉपिक को आप लिखने में अब तक सक्षम हो चुके होंगे, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दूसरा गुण है जो वो क्या है, आवेशों का योज्यता। आवेशों का योज्यता यानी एडिशन। एडिशन मतलब हम आवेशों को जोड़ेंगे कैसे। मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, आवेशित है, इसमें आवेश है, ठीक है। ये कोई पदार्थ है, ये भी आवेशित है, ये भी, इसमें भी आवेश है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम जोड़ दें। जो आवेश इसमें है और जो आवेश इसमें है, हम उनको मिला के एक आवेश बना दें। तो जोड़ने के लिए, आवेशों को जोड़ने के लिए हमें कुछ नियम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें जोड़ का नियम पता होना चाहिए। जोड़ के नियम में जैसे कि हम पढ़े थे अंकगणित। अंकगणित में क्या करते थे, कोई भी अंकों को जोड़ना सीखे थे। मान लीजिए 3 और 4, इनके साइन को हम छोड़ देते हैं तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। अगर हम इसी तरीके से बीजगणित में देखें तो बीजगणित में हम कैसे जोड़ते थे, -3x + 4x = 2। तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या किए थे हम, इनके साइन से कोई मतलब नहीं रखे थे। एक अंक लिए 3 और एक अंक लिए 4, उसको जोड़ दिए तो 7 आ गया। अब इसमें क्या किए, इसमें देखें ये एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो ये था बीजगणित। अब एक टाइप का और एडिशन होता है और जिसको हम सदिश रूप में लिखते हैं। सदिश रूप में क्या होता है, इस सदिश रूप में मान लीजिए कोई राशि एक इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है, और कोई राशि इस दिशा में है। तो जब हम इन राशियों को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक अलग आंसर आता है। तो हमें सदिश राशि इस पे नहीं चर्चा करनी, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यदि हमें आवेशों को जोड़ना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसी राशि होनी चाहिए, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा क्या रहेगा, अदिश राशि। एक अदिश राशि है क्योंकि ये, इसको दिशा से कोई नहीं मतलब, ये किसी भी डायरेक्शन में चारों ओर, पदार्थ के चारों ओर घूम सकता है। ठीक, ये हम कहाँ से पढ़े थे, ये हम जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़े थे वहां पे हम लोग इस बात की डिस्कस किए थे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक अदिश राशि। अब जोड़ने के इसमें नियम कौन से लगाएंगे, कौन सा एडिशन का नियम लगाएंगे, तो उस एडिशन का नाम है बीजगणितीय योग। इसमें हम बीजगणितीय नियम के अनुसार इसका एडिशन करते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी यानी पदार्थ है, इसमें मान लीजिए इसमें 20 धन आवेश है, 20 कूलम धन आवेश है, इसमें -20 कूलम धन आवेश है, ऋण आवेश है। तो -20 और इसमें +20, -20 + 20 आप बोलेंगे ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसमें बोलेंगे कि अगर हम दोनों को हम जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 20-20 मिलके 40 कूलम आवेश आ जा रहा है। तो हम इसके प्रकृति, नेचर को नहीं देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है। हम बस ये देख रहे हैं कि क्या ये पदार्थ आवेशित है।
और यदि आवेशित है तो कितना कूलम आवेश है इसमें। अगर ये पदार्थ चाहिए भले ही ऋणात्मक आवेश हो इसमें, लेकिन अगर देख रहे हैं कि ये कितने कूलम का आवेश है इसमें, तो हम देखें कि इसमें -20 था, इसमें +20 था, और जब जोड़ेंगे तो इनका कुल योग 0 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, टोटल इस पूरे बॉडी का, इस पूरे निकाय का योग कितना हो जाएगा, -20 + 20 यानी 20 40 हो जाएगा। ठीक, तो हम बोलेंगे इस बॉडी में कितना आ गया, 40 कूलम आवेश आ गया। ठीक, तो ऐसे ही हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल से, समझिएगा। इसमें मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी बॉडी हैं, यानी पदार्थ है। एक पदार्थ में हम माने कि एक Q1 आवेश है, दूसरे पदार्थ में Q2 आवेश है, तीसरे पदार्थ में -Q3 आवेश है, चौथे पदार्थ में +Q4 आवेश है, ये प्लस। ठीक, और ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चले गए, +Qn तक। ठीक, +Qn तक चले गए, तो हम जब इसका योज्यता बनाएंगे, जब आवेशों को जोड़ेंगे, तब क्या होगा, इसका कुल आवेश यानी Q, इसका कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q + Q1 + Q2 प्लस ये -Q3, इसको भी हम प्लस कर देंगे, प्लस Q4 प्लस -Q5 डॉट 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 प्लस Qn। ये था आवेशों की योज्यता का गुण। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसके पास 60 माइक्रो कूलम का आवेश है प्लस धनात्मक, और एक और बॉडी है उसके पास -40 माइक्रो कूलम का आवेश है ऋणात्मक। ठीक, तो अगर हम पूछेंगे कि बताइए उस पदार्थ का कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश कितना है, तो आप कहेंगे कि 60 - 40 माइक्रो कूलम = 20 माइक्रो कूलम। लेकिन ये आंसर गलत है। योज्यता का नियम यानी आवेशों की योज्यता का नियम ये नहीं कहता है। उसे इसके प्रकृति से मतलब नहीं है कि ये धनात्मक है कि ये ऋणात्मक है तो दोनों आवेशित ना, ये भी ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। तो हम कहेंगे उस पदार्थ में कुल आवेश कितना है, तो उस पदार्थ में कुल आवेश 100 माइक्रो कूलम है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे गुण के ऊपर। जो दूसरा गुण है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटिटी की बात चल रही है, मात्रा की बात चल रही है, किसी पदार्थ में कितनी आवेश की मात्रा है। अब देखिए, हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़े थे, उसमें पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो भी चीजें हैं उसमें स्थानांतरित क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, प्रोटॉन नहीं जाते हैं। हमेशा स्थानांतरित कौन हो रहा है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरे पदार्थ में आने की बात हो, चाहे दूसरे पदार्थ में जाने की बात हो। अब मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक, अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम बोलते हैं कि हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसको हम समझते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए हम इसको दिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को बिल्कुल भूलिएगा मत, एकदम ऐसा पढ़ लीजिएगा कि रात में अगर नींद में भी हो तो कोई पूछे तो आप बता सकें, क्योंकि इसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल आपसे होने वाला नहीं है। ठीक, हो जाएगा लेकिन याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम दूसरे ये तो वैल्यू था। अब हम क्या किए, हम किसी दूसरे पदार्थ में हम देना चाह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम इसको, इस पदार्थ को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले गए,
3.2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। अब हम किसी पदार्थ में 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यानी 16×48। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10⁻⁻⁹। अब यदि हम उसी पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 16 चौके 64, तो कितना हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, समझ गए आप। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें 4 कूलम का आवेश दो, तो आप दे सकेंगे? नहीं देंगे। इसका आंसर क्या होगा कि नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ये आवेश हमेशा देखिए किस में जा रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। मतलब 1.6 से 1.7 नहीं दे सकते, 1.8 नहीं दे सकते, 1.9 नहीं दे सकते। इसको हम या 1.6, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 1.6 दे रहे हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 3.2 दे रहे हैं। तो अगर हम 4 कूलम आवेश की बात कर रहे हैं तो देखिए ये कहीं भी 4 कूलम आवेश इसमें नहीं आ पाएगा। हमेशा ये किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में। 1 इलेक्ट्रॉन तो इतना, 2 इलेक्ट्रॉन तो इतना, 3 इलेक्ट्रॉन तो इतना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा छोटा भाग है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसके जब टुकड़े होंगे ही नहीं तो आप इसमें 4 कूलम का आवेश दे ही नहीं पाएंगे। तो क्वांटीकरण की गुण, ये जो आवेशों का क्वांटीकरण गुण है, ये कहता क्या है कि जो भी आप इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी भी पदार्थ में जो भी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का गुणज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का गुणज यानी होगा क्या कि Q ± Ne। Q यानी आवेश, आप जिस पदार्थ में आवेश दे रहे हैं, यदि आवेश दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। तो प्लस माइनस, अगर धनात्मक आवेश है तो प्लस, अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो उसके लिए माइनस लगाएंगे। और n क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये पूर्ण गुणज है। पूर्ण गुणज यानी ये इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज है। एक n का मतलब क्या हुआ कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डॉट 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 n तक, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उस बॉडी में। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, गुणज होगा। उसको आप तोड़ के नहीं दे सकते, अलग अलग करके नहीं दे सकते। तो इस क्वांटीकरण थ्योरी में हमें बस इतनी बातों का ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटीकरण का गुण है ये हमेशा लगातार नहीं बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है, सीढ़ी नुमा बढ़ता है। पहली पॉइंट, तो ये कैसे बढ़ेगा, सीढ़ी नुमा बढ़ेगा। सीढ़ी नुमा मतलब मान लीजिए ये कोई ऐसा होगा, ये ऐसे, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 इलेक्ट्रॉन था, अगर आपने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये यहाँ पहुंचा। अगर मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कुछ यहाँ पहुंचा, 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कुछ यहाँ पहुंचा, 4 इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ यहाँ पहुंचा। तो ये कैसा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पॉइंट धीरे धीरे एक एक पॉइंट बढ़ रहे हैं, लगातार ऐसे बढ़ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं, यानी सीढ़ी नुमा बढ़ रहे हैं, लगातार नहीं बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट, अगर किसी पदार्थ में आवेश दिया जा रहा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गुणज होगा। अभी जो हम फार्मूला एक लिखे थे Q ± Ne, इसको भी एकदम याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेक्चर के अंत में हम इसे एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, अगला गुण है आवेश का, वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। हमारे इस संसार में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ बने हुए हैं उनमें सब में आवेश है। और हमें पता है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पाए जाते हैं, और जिनको मिला के कुल आवेश कितना हो जाता है उसका, 0। ठीक, तो आवेश का संरक्षण नियम ये क्या कहता है कि
हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही तो खत्म कर सकते हैं यानी नष्ट कर सकते हैं। ना तो हम इसे क्रिएट यानी बना सकते हैं, ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं इसका। ये हमेशा क्या होगा, स्थानांतरित हो सकता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं इस पदार्थ को धनावेशित कर दिया, अगर इस पदार्थ को आपने धनावेशित किया है तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप किसी दूसरे पदार्थ को ऋणावेशित किए होंगे। अगर आप कहें कि मैंने इस पदार्थ को ऋणावेशित कर दिया तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपने किसी दूसरे पदार्थ को धनावेशित किया होगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो आप ये जो हम पढ़ रहे हैं आवेश का संरक्षण नियम, ये तो इसका उल्लंघन हो गया। फिर ये लगा कहाँ नियम, तो समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आप इसको वस्त्र से अपने घर्षण किए और कहें कि इसको हमने क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया। अगर आपने इसको धनावेशित किया है तो इसका मतलब कि आपने दूसरे पदार्थ में ऋणावेशित किया, और हमें पता है कि वो ऋणावेशित पदार्थ कहाँ गया, हमारे वस्त्र में गया। तो इस प्रकार से कुल आवेश कितना हुआ, 0। ठीक, तो ये था आवेश का संरक्षण नियम। अब इसका अगर उदाहरण पूछा जाए कि आवेश का संरक्षण के उदाहरण क्या होते हैं, तो उदाहरण जैसे एक यूरेनियम का ले लीजिए 238 92। मान लीजिए इसके पास 92 आवेश है, तो हमें पता है कि जब यूरेनियम टूटता है तो ये किस में टूटता है, थोरियम और हीलियम में टूटता है। 234 4 और 90 और ये 2। तो ये आवेश का संरक्षण नियम, मान लीजिए इसके पास कितना आवेश था, यूरेनियम के पास 92 था, और जब ये टूटा तो टूट के थोरियम और हीलियम बनाया तो आप देख रहे हैं कि इनका आवेश अभी भी संरक्षित है, केवल स्थानांतरण हुआ है इसका 90 और ये 2, 90 + 2 92। तो आवेश क्या है, संरक्षित है। अब एक अगला गुण हम लेने जा रहे हैं जो क्या है, आवेशों का नष्ट होना। आवेशों का नष्ट होना, या तो इसी को बोला जाता है युग्म उत्पादन। कभी कभार इससे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताइए युग्म उत्पादन क्या होता है, तो समझते हैं। 1905 में जब आइंस्टीन साहब ने ये बताया, एल्बर्ट आइंस्टीन, आपने सुना होगा कि एक थ्योरी दिया था E=mc²। तो उन्होंने क्या बताया कि जब कभी किसी पार्टिकल का द्रव्यमान नष्ट होता है, मास E=mc², उन्होंने सिद्धांत दिया था E=mc², m फॉर द्रव्यमान। तो उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान अगर नष्ट किया जाए तो वो किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक, तो यदि मान लीजिए अगर इस पदार्थ को हमने नष्ट कर दिया और इसके पास ज्यादा ऊर्जा आ गई, तब तो ये ऊर्जावान हो गया, आवेशित हो गया। तो हमारे यूनिवर्स का पूरा नियम ही बदल गया। नियम क्यों बदला, क्योंकि कुल आवेश 0 होगा ही नहीं होगा। तब साइंटिस्टों ने क्या किया, इस पे रिसर्च चालू किया, और बाद में हमें जाके पता चला कि जो नाभिकीय होता है उसके नाभिक में कुछ पॉजिट्रॉन चिपके होते हैं, और उस पॉजिट्रॉन की वजह से ये जो यहाँ ऊर्जा में ये परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कौन ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहे हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं। ये हमें बाद में पता चला। तो आवेशों का नष्ट होना, जिसमें कि हम युग्म उत्पादन पढ़ेंगे, तो इसमें होता क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि नाभिक में ये चिपके होते हैं पॉजिट्रॉन। ये अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पॉजिट्रॉन में टकराते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, एक ऊर्जा में बदल जाते हैं, और हम जिसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। हम इलेक्ट्रॉन को नष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इस माध्यम से ये जो पॉजिट्रॉन है जब टकरा रहा है तो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा माना गया कि
कि हम इनको युग्मों में विनाश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को हम अकेले नहीं तोड़ सकते, लेकिन इनको हम अलग अलग करके एक पेयर बना के, युग्म बना के तोड़ सकते हैं। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो एक मान लीजिए ये प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और एक है निगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इनको ये जब आपस में ये एक पेयर बनाए, पेयर बना के जब आपस में ये बहुत तेजी से टकराते हैं तो एक ऊर्जा निकलता है, और उस ऊर्जा को हमने नाम दिया ये गामा रेस। गामा रेस प्लस ऊर्जा। तो ये था युग्मों के उत्पादन। तो इस तरह से लॉ करे आवेशों के मूलभूत गुण खत्म होते हैं। अब हम मूलभूत गुणों में जितने कुछ पढ़े हैं उनसे संबंधित एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि फार्मूले आखिर हमें पढ़ना क्यों है। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हालांकि मैं न्यूमेरिकल आपको शेयर करूंगा नोट्स के फॉर्म में, तो आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब सारा क्वेश्चन अभी अगर यहाँ पे मैं लिखने चल दिया तो काफ़ी समय लगेगा, तो सारा क्वेश्चन ना लिख के मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ और मैं उस न्यूमेरिकल को समझा देता हूँ। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके पास धन आवेश है। किसी वस्तु के पास धन आवेश, किसी वस्तु के पास धन आवेश दिया हुआ है कितना, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी फॉर कूलम। ये आवेश का क्या है, यूनिट है, आवेश का इकाई है। अभी तक हम लोग ने कूलम के बारे में पढ़ा नहीं है। अब जो अगला हमारा लेक्चर आएगा वो कूलम के ऊपर ही आएगा, और कूलम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला लेक्चर देखना एक बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर आइएगा। तो धन आवेश कितना दिया है किसी पदार्थ का, इतना दिया है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, ताकि या निकाला जाए या तो दिया जाए, धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं। हाँ, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई पदार्थ को हमें धन आवेशित करना है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, अगर हमने फार्मूला पढ़ रखा है Q=NE, पढ़ा था अभी, Q +-NE। N क्या है, इलेक्ट्रॉन का गुणज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकाले जाएं या फिर दिए जाएं कि वो पदार्थ क्या हो जाए, धनावेशित हो जाए, इतना कूलम धनावेशित हो जाए। तो Q का मान तो हमें दिया हुआ है ना, Q का मान हमें दिया हुआ है, N पूछ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फार्मूला को हम रिनोवेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, क्या नहीं दिया है, N हमसे पूछ रहा है, तो ये Q को इधर रखें और ये इक्वल टू के इधर है। तो जब भी कोई इक्वल टू के इस साइड हम लाते हैं तो क्या होता है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे जाके क्या होगा, डिवीजन। तो Q/E बनेगा, और इक्वल टू में क्या बचा, N। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से यूनिट कैंसिल, और 10⁻⁻19 ऊपर है, 10⁻⁻19 नीचे है, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। और हमें पता है कि 16×3 = 48, ये कितना हो जाएगा, 3। मतलब N का वैल्यू कितना आया, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। तो अगर हमें इस पदार्थ को धनावेशित करना है तो ये N यानी 3 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने पड़ेंगे, उससे निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है।
तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल दिया जाता है, कभी n पूछेगा, कभी q पूछेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमेशा यही रहेगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम इसको और बदल दें और इसी में अगर आपसे एक चीज़ और पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसमें आप बताइए कि आप इसके द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा, द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा यदि हम निकाल लेते हैं इतने इलेक्ट्रॉन, तो द्रव्यमान क्या होगा, क्या अंतर आएगा। सॉरी, ये क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी में काफी मिक्सअप हो जाता है। तो मास में क्या अंतर आएगा हम ये देखते हैं। तो मास यानी द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो 10 की पावर -31, तो आप देखिए कभी भी किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो वो उस पदार्थ का मास बढ़ जाता है, उस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है। और यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं तो उस पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, क्या होगा, घट जाएगा। तो यदि यहाँ पे हम इसकी बात करें कि अगर धनावेशित कर दिए हैं तो यहाँ पे उसके द्रव्यमान में पदार्थ के मास में क्या अंतर आएगा, तो उसका मास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया। और इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया गया तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कि अब बताइए अगर मास में कमी आई है तो कितनी कमी आई है, तब क्या करेंगे, कितनी कमी आई है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में इतना द्रव्यमान होता है तो 1.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन निकाले 3, तो इसको इंटू कर दिए 3 से, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो 27.3 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये इतने मास का अंतर आएगा, इतने मास की कमी आ जाएगी उस पदार्थ। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी मेरी, और कुछ बातों में अगर त्रुटियां रह गई हों तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं कूलम लॉ। कूलम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कूलम लॉ हम क्यों पढ़ते हैं और उसमें क्या है। धन्यवाद।